वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज हम ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का सेकेंड वीडियो लेक्चर देखेंगे। तो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन देखे थे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़े थे, और आज पढ़ने वाले हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड फिजिकल ट्रेंड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो एलिमेंट पर या फिर आयंस पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद चार्जेस कैरी हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में M एक मेटल है और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसके पास चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो एक अगर इस पास में चार्ज आ जाता है तो इसे कहेंगे हम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया इस मेटल का, +1। जैसे अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर मेटल ले लेते हैं, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम ले लिए, अब मैग्नीशियम में सपोज 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो मैग्नीशियम ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसके पास चार्ज आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो फिर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कितना हो गया यहाँ पर, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो ऐसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए इलेक्ट्रॉन का, तो उसके पास जो चार्ज कैरी हो जाए तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, तो वो मेटल्स हैं। तो मेटल्स क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में रहेगी। तो यहाँ पर जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो आपने ये देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। ये कैसे यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है 3D सबशेल में इंटर होते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 एक एक करके मतलब प्रोग्रेसिवली यहाँ पर एंट्री होते चले जाती है। कहाँ पर एंट्री हो रही है, 3D में। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में प्रेजेंट रहते हैं। तो डी ब्लॉक में, डी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करते हैं। तो 3D सीरीज एलिमेंट है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एंटर होंगे, 3D सबशेल में एंटर होंगे। तो अभी हमको ये देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमारे को वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। तो वैलेंस मतलब ये लास्ट वाली, मतलब 3d1 4s2 3d2 4s2, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देखें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के यहाँ पर हमको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है ये M के फॉर्म में दी है कि स्पेसीज है 3d1 4s2 3d2 4s2। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है, 3D सबशेल के अंदर। अब हमको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होंगे, सबसे पहले लॉस होंगे 4s से। अब 4s से क्यों इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, क्योंकि ये वैलेंस शेल है और इनकम्प्लीटली शेल है, क्योंकि 4s मतलब फोर्थ शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब अब आपको पता है कि जो पहला शेल होता है, तो जो पहला शेल रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की रहती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। फिर सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन की, फिर थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन की, और फोर्थ में 32 की। तो अब यहाँ पर इसमें तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से अपने लॉस कर लेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे 4s से, क्योंकि इनकी एनर्जी जो रहेगी वो बहुत कम रहेगी, तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे। फिर उसके बाद में 3D में से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और इस तरीके से फॉर्म होंगे आयंस। द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म होती है। देखो हमने ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट
जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं हमने देखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े थे तो उसमें जो कंपाउंड्स बन रहे थे उसमें डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स का हमने मैक्सिमम यूज किया था। और क्यों यूज किए थे हमने डी ब्लॉक एलिमेंट? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, तो लॉस ऑफ 1 4s इलेक्ट्रॉन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ m पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पर जो पहले एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 4s1 है ना। फिर 4s2 तो 4s1 ये एज इट इज है, ठीक है, 3D को कुछ भी अपने धक्का भी नहीं लगाए। तो सारे इसमें से यहाँ से देखो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के हमने लास्ट जो वैलेंस सबशेल है 4s सबशेल है, तो 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किए, तो 4s2 की जगह क्या रह गया 4s1 रह गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किए, तो पहले था m और 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे आ गया m पॉजिटिव चार्ज है ना। अब इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिए, तो यहाँ आ गया +2 चार्ज या फिर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पे 4s में से भी इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 4s में से इलेक्ट्रॉन निकल गए 4s 0, तो फिर हमने 4s को यहाँ से हटा दिया। तो नेक्स्ट इसमें देखो m2 पॉजिटिव आयन में कि 4s हट गए, क्योंकि 4s में से सबसे पहले 4s1 इलेक्ट्रॉन निकले, फिर उसके बाद में से 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 4s1 हो गया, फिर 4s1 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो फिर ये सिर्फ लास्ट में क्या रह गया 3D सबशेल रह गया। तो फिर 3D जो सबशेल्स रह गए ये सब को निकालने के बाद जो रिमेनिंग है वो रह गया 3D1 3D2 3D3 3D4, इस तरीके से 3D10 तक के रह गया, ठीक है। अब इसमें से हमने और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, मतलब 2 पॉजिटिव था, मतलब पहले तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर और एक इलेक्ट्रॉन निकाल गए, मतलब टोटल हो गया हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए तो ये हो गया +3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया फिर ट्राइवेलेंट आयंस, तो m3 पॉजिटिव चार्ज, तो m3 पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ से तो ये निकल ही गया है, तो क्या रह गया यहाँ पर सिर्फ Ar रह गया है, क्योंकि देखो कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar, मतलब ये हो गया एरागॉन, मतलब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 19 21 22। अब यहाँ से ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है अब ये निकल गए, तो फिर क्या रह जाएगा यहाँ से एरागॉन ही रह जाएगा, तो इसलिए मतलब यहाँ पर Ar लिखा है, मतलब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रह गए, एक निकल गया यहाँ से। फिर उसके बाद में ये 3D2 में से एक निकल रहा है, तो फिर ये रह गया 3D1, फिर 3D3 में से यहाँ पे 3D3 था, 3D3 फिर इसमें से एक निकल गया, तो ये रह गया 3D2, फिर ये 4 है, 4 में से एक निकल गया तो 3D3, 5 में से एक निकल गया 3D4, 6 में से एक निकल गया 3D5, उसी तरीके से 7 में से एक निकल गया 3D6। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो मिल रहा है हमको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। तो अब ये लॉस कैसे होते हैं ये हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या ये पूरे इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या फिर कुछ एक उनकी रेंज होती है। तो अब देखते हैं आगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो अब यहाँ पे ये जो आपको ये टेबल दिख रहा है यहाँ से आप क्लियरली आप समझ जाएंगे कि पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसकी इंक्रीज हो रही है और बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, तो अब जो 3D शेल है पूरा जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है 3D सब शेल पे। अब इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3D1 से लेकर 3D10 तक के है और 4s2 है। तो ये जो 4s2 और एक्सेप्शनल है 4s1 इन केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर में। तो क्रोमियम और कॉपर की जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अलग होती है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 3D4 4s2 की जगह 3D5 4s1 होता है और 3D9 4s2 की जगह 3D10 4s1 होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड जो
सबशेल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को शो करते हैं, इसलिए 4s सबशेल अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये रीजन की वजह से यहाँ पर हमको कॉपर एंड क्रोमियम में 4s1 देखने को मिलेंगे, बाकी सब में 4s2 रहता है। तो 4s2 और 4s1 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव होना ही होना है, तो इसलिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2, और जिसमें 4s1 है कॉपर एंड क्रोमियम उसमें शो होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा रहेगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। ठीक है, अब देखो स्कैंडियम है 3d1 4s2, तो अगर 4s2 में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। फिर इसके बाद इसके पहले में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 3d1 है, अब यहाँ पर अपन इसको अच्छे से इस तरीके से समझ लेंगे कि अब आपको पता है जो 3d या फिर d जो सबशेल होता है वो d सबशेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। अब देखो ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और +3। फिर 4s2, ये 4s2 तो आराम से दे देगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। अब ये क्या है? 3d2 है। अब 3d2 ये 1 हो गया और ये हो गया 2। ठीक है, 3d2। तो फिर अब 4s2 तो हो गया कॉमन। अब 2 के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है, मतलब 3 हो गया, फिर एक लॉस कर रहा है, फिर 4 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2 +3 एंड +4। फिर उसके बाद में +2, ये तो कॉमन हो गया यहाँ से, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद 3 है, 3d3, तो 3d3 पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब +3 +4 +5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले +2, फिर +3, फिर +4, देन +5। फिर उसके बाद है 3d5 4s1। ये 3d5 क्यों हो गया यहाँ पर? ये हो गया हमारा ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किए थे क्रोमियम एंड कॉपर के केसेस में, इसलिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3d4 ना होते हुए 3d5 है। अब 3d5 है तो 3d5 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 3d हम सबशेल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। 3d5 4s1, अब 1 में से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +1। अगर यहाँ पर ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते थे, सॉरी एक्सपेक्टेड लेते थे, तो ये होता था 3d4 4s2, है ना, तो 2 निकलता था। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे एक्सपेक्टेड से ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको देखने को मिल रही है। अब देखो 3d में कितने हैं? यहाँ पर 5 है ना, तो पहले तो ये 1 को लॉस कर देते हैं, फिर उसके बाद ये 2, ये 3 4 5 एंड 6, तो ये पहले तो लॉस हुआ +1, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ 4s में से, तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। उसके बाद में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक और लॉस हो गया +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5 एंड देन +6, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई इसकी? +1 से लेकर +6 तक के। ठीक है, अब उसके बाद है Mn मैग्नीज। अब मैग्नीज में ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ये हो गया +2, फिर उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, मतलब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो ये +3 4 5 6 एंड 7, तो +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7, और बढ़ गया यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब देखो अब आ रहा है Fe। अब Fe में तो 4s इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो जाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो ये हो गया +2। अब 3d6 है, तो ये तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गया पेयर्ड में। अब जब पेयर्ड हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करता, तो लॉस नहीं करेगा तो लॉस कौन से करेंगे? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे ये पहले तो 2 हो गए, फिर एक गया तो 3 4 5 एंड 6, तो +3 +4 +5 एंड +6, मतलब 7 से अब कम हो गए 6 तक के। फिर 3d7 4s2, अब 4s2
2 तो यहाँ से निकल जा रहे, तो ये हो गया 4s2। अब 7, तो ये 6 और इसको पेयर कर देंगे, ये हो गया 7। अब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होना है, तो अब रह गया +2, तो यहाँ से हो गया 3 4 5, ये यहाँ से निकाल देंगे तो हो गया 3 4 एंड 5, और एक कम हो गया, मतलब क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होते जा रहा है। Ni निकल यहाँ पे होना चाहिए 8 3d8 4s2, तो ये +2 4s के लिए हो गया 3d8। अब यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक और पेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि 8 है, अब बचे सिर्फ 2 ही, तो ये +2 तो 4s के लिए था, उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो +3 और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो +2 हो जाएगा। कॉपर का एक्सेप्शनल है कि 4s1 है तो यहाँ पर +1 रहेगा, और अगर 4s2 रहेगा तो +2 रहेगा, तो एक्सेप्शनल है +1। जैसे कि क्रोमियम में था वैसे ही कॉपर में है, और जिंक में 3d10 4s2, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 3d10। अब ये 3d10 क्या हो गए, ये पूरे के पूरे पेयर्ड हो गए। अब जब ये पूरे पेयर्ड हो गए तो किसी में से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं निकलेगा, इसलिए पहले जब हम स्कैंडियम से मैग्नीज तक आएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते चले जाएगी, और फिर आयरन से जिंक तक के आएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज होते चले जाएगी, क्योंकि स्कैंडियम से मैग्नीज तक के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और आयरन से जिंक तक के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। Scandium has only one unpaired electron. It shows 2 oxidation state, while manganese with 5 unpaired d electron shows 6 different oxidation state. The element which give greatest number of oxidation state occur in or near the middle of the series. जो मिडल मतलब बीच की जो सीरीज है वहां पे आता है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, जैसे कि ये है मैग्नीज। तो अब ये देखो मैग्नीज जो है नियर अबाउट ये बीच में आ रहा है ना, क्योंकि जिंक जो है वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट में हम गिनते नहीं है उसको, लेकिन फिर भी वो मतलब वहां पर हम डी ब्लॉक में रखते हैं। तो अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो नियर अबाउट वो बीच में आ रहा है, ठीक है। मैग्नीज फॉर एग्जाम्पल शो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +7, जैसे कि अभी हमने देखे मैग्नीज की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक के वो शो कर रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मतलब 3D सीरीज एलिमेंट की, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर दूसरे जो 4D और 5D है उसको भी यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे। ये ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, सभी जो एलिमेंट्स हैं वो सबके सब क्या है मेटल्स हैं। अब मेटल्स हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो शो होती है कि मेटल्स होते हैं हार्ड, लस्ट्रस मतलब वो शाइनिंग को इम्पार्ट करते हैं, मेलिएबल है मतलब शीट फॉर्म कर लेते हैं, वो थिन शीट फॉर्म हो जाती है, डक्टाइल मतलब वायर का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड फॉर्म एलॉय विथ अदर मेटल्स, और मेटल्स के साथ में अदर मेटल्स के साथ में मिलकर एलॉयज को भी फॉर्म कर देते हैं। एलॉयज मतलब मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मिलाकर जो बनाया जाता है एलॉय मिक्सचर, तो उसे हम कहते हैं एलॉय। जैसे कि ब्रास जिंक और कॉपर को मिलाकर बनाया जाता है, तो इस तरीके से, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से हीट भी अच्छी तरीके से पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी तरीके से पास हो जाती है, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, लेकिन देखो कुछ चीजें एक्सेप्शनल है, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड Mn। अब ये एक्सेप्शनल इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। All the other transition elements have one or more typical metallic structure at ambient temperature, और जो other elements हैं इनको छोड़कर वो सबके सब metallic structure
को शो करते हैं एट एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब जो सराउंडिंग से रिलेटेड है, जिसको हम स्टोर करके रखते हैं, तो अपना जो रूम टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर पे वो सब के सब मेटालिक स्ट्रक्चर, मेटालिक मतलब सॉलिड फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। दिस ट्रांजिशन मेटल्स से एक्सेप्शनल ये हैं जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी को छोड़कर ये सब हार्ड हैं और लो वोलेटिलिटी है। दे possesses हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है और इन मेटल्स की जो हार्डनेस है वो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते जाएंगे इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होते चला जाता है, जैसे कि ये ग्राफ में शो किया गया है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और बाद में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे हैं। और उसी तरीके से ये जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ये टाइटेनियम से शुरू जो हुआ है ये 3D सीरीज एलिमेंट है, फिर जर्कोनियम से जो शुरू हुआ है ये 4D सीरीज एलिमेंट है, और हैफनियम से जो शुरू है वो 5D सीरीज एलिमेंट है। तो 3D सीरीज एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट कम है, उससे ज़्यादा 4D सीरीज का है, उससे ज़्यादा 5D सीरीज का है, मतलब जितने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो 3D सीरीज का एलिमेंट का कम रहेगा, फिर 4D और फिर उससे ज़्यादा रहेगा। ट्रेंड्स एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज का ट्रेंड्स देखेंगे कि कैसे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और उसके रीज़न देखेंगे। तो सबसे पहले है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, आप लोगों को ये बेसिक तो पता है कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आसपास में जो शेल्स होते हैं, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कहलाता है एटॉमिक रेडियस। और इन आइटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो कहलाते हैं आयन, और वो कहलाएगा फिर आयनिक रेडाई। तो एटॉमिक रेडाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज डिक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से, जब पीरियोडिक टेबल की हम स्टडी करते हैं तो ये साइड होता है हमारा, ये पीरियोडिक टेबल है, ये लेफ्ट होता है, और ये होता है राइट साइड। तो यहाँ पर हम ये स्टडी कर रहे हैं ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो ये लेफ्ट और से राइट में अगर देखें तो धीरे 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 जो एटॉमिक रेडाई है वो डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है 21, 22, 23, 24 अप टू 30, लेकिन एटॉमिक रेडाई जो है, रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के, स्कैंडियम का एटॉमिक रेडियस है 164, 147, 135, और ऐसे करते करते ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है हमको ये देखना है, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एज वी मूव अक्रॉस अ ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एट अ टाइम। हर एक टाइम पर एक एक जो न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है। तो अब आपको पता है कि ये शेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। तो न्यूक्लियस भी जो है वो पावरफुल होते चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं शेल के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर एक एक प्रोटॉन भी इंक्रीज होते चला जा रहा है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ते चला जा रहा है। The last filled electron enter a penultimate n-1 d subshell, और ये बताया लास्ट इलेक्ट्रॉन तो पेनल्टीमेट शेल में इंटर हो रहा है। However, d orbital in an atom are less penetrating or more diffused, and therefore d electron offer smaller screening effect। अब देखें होता क्या है, देखें यहाँ पर कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो रहता है उसमें लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इंटर होते जाते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं यहाँ पे 1 हुआ, फिर उसके बाद में 3d2 हो रहा है 2, अभी सपोज कर रहे हैं हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में
3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, इस तरीके से होते रहते हैं। अब यहाँ पर जो डी होता है ना, मतलब पहले एस होता है, फिर मतलब एक शेल है, मतलब पहला शेल है तो उसके अंदर सब शेल एस होगा, फिर उसके बाद में उसके अंदर जैसे कि ये है, पहला शेल है तो उसके अंदर एस सब शेल होता है, फिर दूसरा है तो उसमें एस पी होता है, फिर तीसरा होता है तो उसके अंदर एस पी डी सब शेल होता है। तो ये जो सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के जो शेप होते हैं, एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्पैरिकल होता है, पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है डम्बेल होता है, डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डम्बेल होता है। तो ये जो शेप होते हैं, ये शेप जो डी शेप जो होता है वो डिफ्यूज शेप होता है, फैला हुआ शेप होता है, और जो डी सबशेल होता है वो डी सबशेल का शेप डिफ्यूज होता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ताकत से पेनिट्रेट नहीं कर सकता, मतलब उसको पकड़ के नहीं रख सकता, लेस पेनिट्रेटिंग पावर है, और जो उसका शेप है वो डिफ्यूज्ड है, फैला हुआ है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, और उसका स्क्रीनिंग जो इफ़ेक्ट है, स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट मतलब न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को बचाने की जो ताकत होती है वो कम होती है। तो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो इजीली इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। और अगर ये पावरफुल हो, बीच में स्क्रीन आ जाए, एक हम कह सकते हैं शील्ड आ जाए, उस रुकावट आ जाए, तो फिर न्यूक्लियस का जो पावर है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, और जो शेल वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो ज़्यादा खींच नहीं सकता। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डी का जो होल्ड है वो कमज़ोर होते जा रहा है, और कमज़ोर होते जा रहा है तो क्या होगा कि न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियस का पावर जो है वो बढ़ते जा रहा है ना। न्यूक्लियस का पावर भी तो बढ़ रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस का पावर भी बढ़ रहा है, और इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो शील्डिंग इफेक्ट है, वो शील्डिंग इफेक्ट कमज़ोर होते जा रहा है। देखो, शील्डिंग इफेक्ट कमज़ोर होना, न्यूक्लियस का पावरफुल होना, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, और वो जितना ज़्यादा खींचेगा उतना इसका जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि शेल नंबर तो कांस्टेंट है ना, तो शेल नंबर कांस्टेंट है बट इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींचता चला जाएगा, और जितना खींचेगा मतलब क्या हो रहा है, रेडियस उसका डिक्रीज होते जा रहा है। तो इसीलिए जो यहाँ पर स्कैंडियम से जिंक तक के जो आपको ऑर्डर दिख रहा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा। तो कहीं कहीं आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखेगा, लेकिन वो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से होता है, कहीं पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो अगर हम ग्रेजुअली देखें, अगर हम नॉमिनल देखें, तो हम कहेंगे कि जो रेडियस है वो लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमको एक एक एलिमेंट को लेकर स्टडी नहीं करनी है स्टेट बोर्ड में, हमको जनरल स्टडी करनी है। तो जनरल स्टडी में हम यही कहेंगे कि एटॉमिक रेडाई जो है ट्रांजिशन सीरीज में ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू right, from left to right. The result is that effective nuclear charge also increases as the atomic number increases along a transition series. Hence the atomic radii decreases gradually, धीरे धीरे decrease होता है across a transition series from left to right. और same trend हमको देखने को मिलेगा कहाँ पर, जो इसके एटॉमिक रेडाई है सेम वैसे के वैसे आयनिक रेडाई में भी हमको वही देखने को मिलता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो हम जनरल देखो ये 79 से ये 75 मतलब डिक्रीज हुआ, 73 से ये 60 तक के क्या हुआ यहाँ पर डिक्रीज हुआ। तो मतलब हमको इन शॉर्ट यही पढ़ना था कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से और दूसरा रीज़न है कि डी जो सबशेल है उसका डिफ्यूज शेप होने की वजह से और लेस पेनिट्रेटिंग पावर होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो
आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहता है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना न्यूक्लियर पावर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा जो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पर इसका जो जहाँ पर जो शेप है आइटम का या आयन का वो डिक्रीज होते चले जा रहा है। तो ठीक है, तो आज हमने पढ़े हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई।